नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के वर्ष 2023 में पूछे गए विज्ञान प्रश्न पत्र का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। अगर आप डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ऊर्ध्वपातज पदार्थ नहीं है। तो सबसे पहले ये जानते हैं ऊर्ध्वपातन होता क्या है। तो वो प्रक्रिया जिसमें किसी एक ठोस को गर्म करने पर बिना द्रव में बदले डायरेक्टली वो गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है और ठंडा होने पर डायरेक्टली ठोस में परिवर्तित हो जाता है, तो ऐसे पदार्थ को ऊर्ध्वपातज कहते हैं और इस पूरे क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिनको गर्म करने पर डायरेक्टली वो ठोस अवस्था से गैसियस फॉर्म में यानी कि गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, उसे हम लोग ऊर्ध्वपातज पदार्थ बोलते हैं। तो ये देखिए, नौसादर जो है ये ऊर्ध्वपातज होता है, कपूर भी ऊर्ध्वपातज होता है, आयोडीन भी होता है। इनको जब आप गर्म करेंगे तो डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन जो नमक होता है ना, वो ऊर्ध्वपातज नहीं है, क्योंकि इसको नमक को जब आप गर्म करेंगे तो ये गैस फॉर्म में नहीं परिवर्तित होता है। इसलिए यही हमसे पूछा गया था कौन सा ऊर्ध्वपातज पदार्थ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 नमक इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कीटभक्षी पौधा है। तो देखिए, निफेंथिस, सनड्यू और वीनस फ्लाई ट्रैप, ये सभी जो हैं वह कीटभक्षी पौधे होते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, नमक के विलयन से नमक प्राप्त करने की विधि कौन सी है। पहला दिया गया है वाष्पन, दूसरा दिया गया है छानना। देखिए, नमक जैसे पानी में घुला हुआ है तो क्या उसको छान करके आप अलग कर पाएंगे? नहीं, वो जब उसमें घुला हुआ है तो छान नहीं सकते आप, तो छानना तो बिल्कुल भी नहीं होगा। निथारने का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए नमक पानी में घुला हुआ है तो उसको कुछ समय तक छोड़ दीजिए और नमक तलछटी में बैठ जाए, उस सेंस में कहा जा रहा है। तो इसके भी माध्यम से आप पूरी तरीके से नमक को विलयन, पानी के विलयन से अलग नहीं कर सकते, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। अब हमारे पास एक ही विकल्प बचा, वाष्पन। देखिए, पानी मान लीजिए नमक में घुला हुआ है, तो इस पानी को जब हम लोग गर्म करेंगे, पानी को जब गर्म करेंगे तो पानी वाष्प बन करके ऊपर उड़ जाएगा और नीचे जो है वो केवल नमक बच जाएगा। तो वाष्पन के माध्यम से हम नमक और पानी के विलयन से नमक को अलग कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा, वाष्पन इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, द्रव्यमान का मानक मात्रक क्या है। मानक मात्रक मतलब कि एसआई पद्धति में आपसे मानक मात्रक पूछा जा रहा है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर 2 किलोग्राम होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन निकलती है। तो प्रकाश संश्लेषण से जो ऑक्सीजन निकलती है वो जल से टूट करके निकलता है। कैसे निकलता है? जल से। दोस्तों, यहां से अति लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो रहे हैं। छठा प्रश्न पूछा गया है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग से आप क्या समझते हैं। तो इसके नाम में ही इसका उत्तर छुपा हुआ है। रेन का मतलब होता है वर्षा, वाटर का मतलब जल, और हार्वेस्टिंग का मतलब होता है संचयन, यानी कि वर्षा के जल का संचयन ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है। अब कैसे, ध्यान से समझिएगा। ऐसे इलाके जहां पर भूमिगत जल की उपलब्धता कम है, वहां पर वर्षा होने पर वर्षागत जो जल होता है उसका संचय करके रखा जाता है भविष्य के यूज के लिए। किस प्रकार से, ध्यान से समझिएगा। जैसे कि ऐसे क्षेत्र जैसे कि राजस्थान हो गया, या फिर जहां पर भूमिगत जल की उपलब्धता बहुत कम है, वहां पर जो घर के छत रहते हैं, यहाँ पर छत पर एक तो चारों तरफ से बाउंड्री है छत, तो यहाँ पर पानी जो इकट्ठा हो रहा है वर्षा का, उसको पाइप के माध्यम से, इस प्रकार से पाइप के माध्यम से यहाँ पर टैंक बना करके इसमें सुरक्षित रखा जाता है वर्षा के जल को, और भविष्य में इसका उपयोग किया जाएगा जब उन्हें जल की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसे ही बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसके अलावा भी कई विधियाँ होती हैं, जैसे जगह जगह पर कुआं बना करके और पानी जो वर्षा के तौर पर बरस रहा है उसको इकट्ठा किया जाता है। इसी को बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, गति का तृतीय नियम क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। इसके बारे में आप लिख सकते हैं कि गति के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर और विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, जिसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। जैसे उदाहरण भी आपसे पूछा गया था, तो आप बंदूक का उदाहरण दे सकते हैं कि जब बंदूक, मान लीजिए कि ये एक आदमी है और ये बंदूक इस प्रकार से चलाया इसने, तो बंदूक की गोली इधर निकल रही, तो जितने वेग से, जितने बल से ये आगे बढ़ेगी उतने ही वेग से इस पीछे की तरफ भी बल लगाएगी, जिसकी वजह से आदमी जो है वो पीछे झटका खाता है। अब यानी कि देखिए, एक फोर्स इधर लगा और उतना ही फोर्स
मनुष्य पर बंदूक के द्वारा लगाया जा रहा है। ये दोनों फोर्स जो हैं देखिए एक दूसरे के विपरीत हैं। यही बोला जा रहा है कि प्रत्येक क्रिया का उसके बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होता है, बल लगता है। इसे ही बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया नियम, जिसे गति के तृतीय नियम के तौर पर जाना जाता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, पदार्थ की कौन सी अवस्था है जिसमें पदार्थ का आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकृति अनिश्चित होती है। तो पदार्थ की टोटल 3 अवस्थाएं होती हैं, पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। तो कौन सी अवस्था है जिसमें आयतन निश्चित है लेकिन उसकी आकृति निश्चित नहीं होती है? तो वो होता है द्रव। कैसे, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए 2 लीटर पानी मैंने लिया, 2 लीटर पानी मैंने लिया और 2 लीटर पानी को एक इस प्रकार के भगोने में मैंने भर दिया, 2 लीटर पानी को, और एक बड़ी सी बाल्टी है उसमें भी मैंने 2 लीटर पानी को भर दिया। अब मैंने जब भगोने में 2 लीटर पानी को भरा तो इसमें इसकी धारिता कितनी होगी? पानी कितना है? जाहिर सी बात है 2 ही लीटर होगा। और जब मैंने इस बड़े से बाल्टी में डाला तो क्या पानी घट जाएगा या फिर बढ़ जाएगा? नहीं, अभी भी उसकी धारिता 2 लीटर ही है, यानी कि उसका आयतन फिक्स हो गया कि 2 ही लीटर है। उसका आयतन कितना है? 2 ही लीटर है। लेकिन आकृति देखिए कि यहाँ पर भगोने की जैसी आकृति थी, जल उसमें उसी आकृति का ढल गया, और बाल्टी में जब हम लोग ने डाला तो बाल्टी के आकार का वो ढल गया। यानी कि आकृति जो है वो निश्चित नहीं है, वो अनिश्चित है, वो परिवर्तित हो रही है। जिसमें आप डालेंगे जल को उसके अनुसार बदल जाएगी। लेकिन आयतन जो है कि पहले भी 2 लीटर का था और अभी भी 2 लीटर का है, चाहे आप किसी भी बर्तन में डाल दीजिए। तो यही हमसे पूछा गया था कि पदार्थ की कौन सी अवस्था है, तो इसका उत्तर हो जाएगा द्रव। पदार्थ की जो द्रव अवस्था होती है उसका आयतन निश्चित होता है लेकिन उसका आकृति निश्चित नहीं होता है। अगला प्रश्न पूछा गया है, दोलन गति किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। दोलन गति को आवर्ती गति के नाम से भी जानते हैं। आवर्ती का मतलब कि बार बार उसी दिशा में गति होना। अब जैसे देखिए, इसकी परिभाषा के बारे में आप लिख सकते हैं कि 2 बिंदुओं के मध्य सरल रेखा में गति को दोलन गति कहते हैं। जैसे कि झूला झूलता हुआ बालक। अब मान लीजिए कि ये पेड़ है, ये पेड़ की टहनी है, ठीक है, मान लीजिए पेड़ की टहनी है, यहाँ से एक बच्चा इस प्रकार से झूला इस पर मान लीजिए बैठ करके झूल रहा है। तो झूला कैसे जाता है? एक बार इधर जाएगा और एक बार इधर जाएगा, इसी तरीके तो जाएगा, इधर जाएगा फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा। यानी कि इसकी जो गति है वो फिक्स है कि इन्हीं 2 पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन्हीं 2 पॉइंट के बीच में एक सरल पथ पर ये गति कर रहा है। इसी को बोलते हैं दोलन गति। मैंने क्या बताया आपको? 2 बिंदुओं के मध्य, देखिए पहला बिंदु ये हो गया और दूसरा बिंदु ये हो गया, 2 बिंदुओं के मध्य सरल रेखा में गति को दोलन गति कहते हैं। जैसे झूला झूलता हुआ बालक, आप उदाहरण इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है, यौगिक किसे कहते हैं? यौगिक के बारे में आप लिख सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं। अब मैंने क्या बोला कि यहाँ पर अनुपात जो होगा वो निश्चित होगा। क्या होगा? बिल्कुल फिक्स होगा अनुपात। अब जैसे इसका उदाहरण मैं बताऊं आपको, H2O। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जिस मात्रा में मिल करके जल का निर्माण करते हैं वो फिक्स है कि इसी अनुपात में। जैसे कि आप इसके बारे में लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भार का जो अनुपात होगा वो सदैव 1:8 होगा। कितना होगा? सदैव 1:8 होगा। ये फिक्स है, ये फिक्स है। इसीलिए बोला जाता है कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, मृतोपजीवी से आप क्या समझते हैं? इसके बारे में आप लिख सकते हैं कि मृतोपजीवी ऐसे जीव होते हैं जो कि सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे कि कवक हो गया, जीवाणु हो गया, ये सभी मृतोपजीवी के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ से लघुतरीय प्रश्न शुरू हो रहे हैं। 12वां प्रश्न पूछा गया था, भोजन एकत्रीकरण हेतु तने में होने वाले रूपांतरण को उदाहरण सहित समझाइए। तो देखिए, भोजन एकत्रित जहाँ पर भी होगा वहाँ जो तने जो हैं वो परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कि नॉर्मल तने से वो परिवर्तित हो जाते हैं। अब ये परिवर्तन जो होता है वो 3 प्रकार से होता है। अब कुछ तने जो होते हैं वो जमीन के अंदर पाए जाते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? भूमिगत रूपांतरण। तने का भूमिगत रूपांतरण बोलेंगे। इसमें पहला उदाहरण आप लिख सकते हैं अदरक का। अदरक जो होता है, जो हम लोग अदरक खाते हैं, वो तना का पार्ट है और वहाँ पर भोजन एकत्रित होता है, इसलिए तना फूल जाता है, मांसल टाइप का हो जाता है। ठीक है, और ये भूमि के अंदर होता है, इसलिए इसे भूमिगत तना रूपांतरण के तौर पर जानते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से कंद, इसी प्रकार से शलकंद, ये सभी तने के भूमिगत रूपांतरण के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, और तने का दूसरा प्रकार जो होता है रूपांतरण का, तने का भूपृष्ठीय रूपांतरण, जिसमें आप
खट्टी बूटी का उदाहरण लिख सकते हैं। इसके अलावा विरोहक तना और पिस्टिया इस प्रकार के तने का उदाहरण लिख सकते हैं। और अगला जो होता है तने का वायवीय रूपांतरण, इसमें क्या हो सकता है, जो जैसे कि आप अंगूर के तना प्रतान को देखते हैं, वो आपका वायवीय तना रूपांतरण के अंतर्गत आएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, बल से क्या अभिप्राय है? बल के विभिन्न प्रकारों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। बल के बारे में आप लिख सकते हैं कि बल वह कारक है जिससे किसी वस्तु की विरामावस्था या गत्यावस्था यानी गति की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। आपने बल का फॉर्मूला पढ़ा होगा, F बराबर m इंटू ए, जहाँ पर m द्रव्यमान है और a एक्सेलरेशन है। a क्या होता है? समय के साथ गति में परिवर्तन को एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण बोलते हैं। समय के साथ जो गति में परिवर्तन हो रहा है उसे ही एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए गति में परिवर्तन हो रहा है समय के साथ, यही परिभाषा में मैंने अभी आपको बताया कि बल वह कारक है जिससे किसी वस्तु की विराम अवस्था या गति की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सके। अब गति उसमें जो वेग है वो परिवर्तित हो रहा है लगातार, यानी कि अगर वो विराम होगा तो जाहिर सी बात है उसको गति में लाया गया होगा, या फिर गति में होगा तो हो सकता है कि उसको और तेज किया गया होगा एक्सेलरेशन के माध्यम से। तो यही होता है बल की परिभाषा, यानी कि बल वह कारक है जिसमें किसी वस्तु की विरामावस्था या गति की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। F बराबर m a आप लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद से हमसे पूछा गया था बल के प्रकार, तो पहला प्रकार आप लिख सकते हैं चुंबकीय बल। इसके बाद से दूसरा लिखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल, जो कि पृथ्वी अपने केंद्र की तरफ सभी वस्तुओं को खींच रही है, इसी को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, तीसरा लिखेंगे नाभिकीय बल। ठीक है, चौथा लिखेंगे पेशीय बल, पांचवा लिखेंगे विद्युत बल, छठा लिखेंगे घर्षण बल। तो ये आप बल के प्रकार लिख सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, ठोस, द्रव एवं गैस की आणविक संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। आणविक संरचना यानी कि जो अणु होते हैं ठोस, द्रव, गैस में, वो किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं वो हमसे पूछा जा रहा है। तो ठोस के बारे में आप लिख सकते हैं कि ठोस के जो अणु हैं वो बहुत पास पास होते हैं, जैसे कि आपसे चित्र भी पूछा गया था, तो इस प्रकार से आप ठोस के बारे में लिख सकते हैं। मान लीजिए ये अणु का रिप्रेजेंटेशन है, तो बिल्कुल एकदम पास पास होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ये इनका एक निश्चित आकार होता है, इनका एक निश्चित आकार होता है ठोस का। ठीक है, ये मान लीजिए अणु को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बिल्कुल पास पास इस प्रकार से होंगे ठोस में। इसी प्रकार से द्रव का अगर हम लोग रिप्रेजेंटेशन करें, तो मान लीजिए ये द्रव के अणु है, तो इनके जो अणु होंगे वो थोड़े थोड़े इस प्रकार से गैप से होंगे, दूर दूर होंगे। इसीलिए आप देखते हैं कि इनका जो आकार है वो फिक्स नहीं है, जिसमें भी आप डालेंगे वो उसी आकार का परिवर्तित हो जाता है जल यानी कि द्रव। और तीसरा जो गैसियस फॉर्म में होता है, इसके अणु बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं इसके अणु। तो इस प्रकार से आप ठोस, द्रव और गैस का आणविक संरचना बना करके बता सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है, बेलन की लंबाई तथा वृत्त के व्यास का मापन किस यंत्र से किया जा सकता है? उसका नाम बताते हुए उस यंत्र का अल्पतमांक लिखिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बेलन की लंबाई दिया गया है, जबकि बेलन जो होगा कुछ इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से। तो ये लंबाई के साथ साथ ये थोड़ा सा मिसप्रिंट लग रहा है, ये इसकी इस प्रकार से गोलीय जो ये संरचना होती है उसके नापने के बारे में लिखा गया है, क्योंकि जो वृत्त दिया गया है उसकी भी संरचना कुछ इस प्रकार से गोल फॉर्म में होगी। तो इस प्रकार के चीज़ों को नापने के लिए जो यंत्र प्रयोग में लाया जाता है वो होता है वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है, वर्नियर कैलिपर्स हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि उस यंत्र का अल्पतमांक लिखिए। अल्पतमांक क्या होता है? तो अल्पतमांक वह न्यूनतम लंबाई आप कह सकते हैं जो कि वह यंत्र बिल्कुल शुद्धता से नापता है, यानी कि किसी मापन यंत्र द्वारा जिस अधिकतम शुद्धता से मापन किया जा सकता है उसे उस यंत्र का अल्पतमांक कहते हैं। ठीक है, अब अगर वर्नियर कैलिपर्स के अल्पतमांक की बात करें तो इसका जो अल्पतमांक होता है वो 0.01 सेंटीमीटर होता है, यानी 1 सेंटीमीटर के 100वें हिस्से को ये बिल्कुल सटीक माप सकता है। इसे ही बोलते हैं वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक। अगला प्रश्न पूछा गया है, वाष्पन तथा क्वथन में अंतर बताइए। वाष्पन के बारे में आप लिख सकते हैं कि इस क्रिया के दौरान ताप जो है वो बदलता है। ठीक है, लेकिन क्वथन में जो ताप है वो पूर्णतया स्थिर रहता है। ठीक है, दूसरा आप लिख सकते हैं वाष्पन में यह सभी तापों पर होता रहता है, और क्वथन में आप लिख सकते हैं यह एक निश्चित ताप पर होता है जिसे क्वथनांक बोलते हैं। ठीक है,
अगला आप लिख सकते हैं कि यह सतह पर होने वाली क्रिया है। वाष्पन जो है वो सतह पर होने वाली क्रिया है, क्योंकि जो पानी का लेयर है सबसे ऊपर जो होगा वही वाष्प बन करके ऊपर उड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पानी का जो सबसे निचला स्तर है वहाँ से वाष्प थोड़ी निकलेगा, सबसे ऊपर वाले से निकलेगा, इसीलिए बोलते हैं यह सतह पर होने वाली क्रिया है। और क्वथन में आप लिख सकते हैं कि यह द्रव के सभी कणों में होने वाली क्रिया है। ठीक है, इसके बाद से आप अगला लिख सकते हैं कि यह एक शांत और धीमी क्रिया होती है वाष्पन में। और क्वथन में लिख सकते हैं कि यह तेज और एक ध्वनि उत्पन्न करने वाली क्रिया है। जब आपका पानी खौल रहा है तो एक आवाज़ निकलता है, खटखट खटखट, या फिर जैसे भी पानी उबल रहा होगा जैसे वो उछलता है तो उसका कुछ आवाज़ निकलता है ना, उसी की बात की जा रही है। ठीक है, इसके अलावा आप लिख सकते हैं जैसे कि वाष्पन में मैंने क्या बताया कि यह शांत प्रक्रिया, यानी कि जब भाप निकल रहा है वाष्प बन करके तो क्या वो आवाज़ करता है? नहीं करता है, लेकिन जब पानी उबलता है तो वो आवाज़ करता है। ठीक है, इसके बाद से वाष्पन में आप लिख सकते हैं कि यह सतह के क्षेत्रफल, वायु वेग आदि की वृद्धि से बढ़ जाती है। ठीक है, यानी कि अगर आप एक ग्लास में पानी को गर्म कर रहे हैं तो वहाँ से जो वाष्प निकलेगा और एक बड़े से भगोने से पानी गर्म कर रहे हैं वहाँ से जो वाष्प निकलेगा, दोनों में अंतर रहेगा, क्योंकि एरिया वहाँ पर बढ़ गया। देखिए, भगोने में जब आप पानी को गर्म कर रहे हैं तो एरिया बढ़ गया, तो वहाँ पर वाष्प ज़्यादा मात्रा में निकलेगा। ठीक है, और इसी प्रकार से आप क्वथन वाले में लिख सकते हैं कि यह उनके परिवर्तन के होने पर स्थिर रहता है। ठीक है, यानी एरिया के बदलने से या फिर इनके बदलने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी पानी ग्लास में भी खोल सकता है और आपके बड़े भगोने में भी खोल सकता है। ठीक है, खोलने में यानी क्वथन में कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा उसके एरिया से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए, अगला प्रश्न पूछा गया है, ऊर्जा के नवीकरणीय और अनवीकरणीय स्रोतों से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर के समझाइए। अनवीकरणीय स्रोत के बारे में आप लिख सकते हैं कि प्रकृति के ऐसे ऊर्जा स्रोत जो कि धीरे धीरे समाप्ति की ओर आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें हम अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के तौर पर देखते हैं। और इसमें आप लिख सकते हैं कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया। ये भविष्य में जाकर के कभी ना कभी कोयले की खदानें तो खत्म हो जाएंगी, यानी कि ये समाप्ति की ओर आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए इसे अनवीकरणीय बोलते हैं, जिसका नवीकरण ना हो सके। और दूसरा हमसे पूछा गया था नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, तो ऊर्जा के वे स्रोत जो प्रकृति में निरंतर उत्पन्न होते रहते हैं नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कहलाते हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, समुद्रीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये सभी नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत के तौर पर जाने जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है, पोषण के आधार पर पादप और जंतु में अंतर समझाइए। तो पोषण के लिए जो ऊर्जा हमें चाहिए वो हमें भोजन से मिलता है। ठीक है, और ये अंतर हमें बताना है। तो पादप के बारे में आप लिख सकते हैं, पौधों के बारे में, कि पौधे जो हैं अपनी ऊर्जा के लिए भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, और जो जंतु होते हैं वह भोजन के लिए पादपों पर निर्भर होते हैं। दूसरा आप लिख सकते हैं कि जो पादप होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनमें हरित लवक पाया जाता है और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के मदद से अपने भोजन का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन जो जंतु होते हैं उनमें हरित लवक नहीं पाया जाता है और यह अपना भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर सकते हैं पोषण के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसके बारे में अंतर लिख सकते हैं। दोस्तों, ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप प्रीवियस ईयर डीएलएड प्रथम सेमेस्टर सभी वर्षों के सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट पेपर सोल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।